हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने 10th क्लास के पिछले 4 सालों के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं, ठीक है, इनको हमने सॉल्व किया था। साथ ही साथ हमने इसके साथ आंसर राइटिंग के अप्रोच को भी देखा था कि एग्जाम के अंदर हमें किस तरीके से आंसर्स को लिखना है या फ्रेम करना है, ठीक है ना। मॉडल आंसर भी हम साथ में देख रहे थे, ठीक है। तो इस सीरीज में आज हमारा जो है, ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, वो जो है वो 2022 के जो 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ कि हमने अपने पिछले सेशंस में या क्लासेस में कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है, और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखें और इनको कवर करते चलें, ठीक है। सबसे पहले हमने सीरीज में क्या किया था भाई, 2025 का आईटी का जो पेपर है, जस्ट पिछले साल का या लास्ट ईयर का जो पेपर है, इसको सॉल्व किया था, है ना। इसमें मैंने कंप्लीट पेपर सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ठीक है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाए थे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाए थे और 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाए थे। हमने पूरा पेपर क्या किया था, कंप्लीट किया था। इस पूरे पेपर को हमने क्या किया था, 4 क्लासेस या 4 लेक्चर के माध्यम से क्या किया था, कंप्लीट किया था, है ना। ये चारों क्लासेस आपको, ठीक है, 2025 वाली जो चारों क्लासेस हैं ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, है ना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। और इन सारी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो हमने सीरीज में आगे हम बात करते हैं, तो हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले लिया था। हमने ये देखा था कि भाई यहाँ से हमें सीधे सीधे एग्जाम में 15 मार्क्स का फायदा हो रहा था। तो 3 नंबर वाली सीरीज हम लेके आए थे। इसमें हम देखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या किया था, 2024 को कवर किया था, फिर हमने क्या किया था, 2023 को कवर किया था, और फिर हमने क्या किया था, 2022 को कवर किया था, ठीक है। तो 3 क्लासेस हमने इसके ऊपर ली थी, ठीक है, जिसमें हमने 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन क्या करे थे, कवर करे थे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो फिर हमने क्या किया था, 5 मार्क्स वाली सीरीज हम लेकर आए थे, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले 2024 के 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। फिर हमने क्या किया था, 2023 के 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और लास्ट में हम कहाँ गए थे, 2022 पर गए थे, है ना। इसकी भी आपको कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, ठीक है, ये अपलोड हो चुकी है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 7 मार्क्स वाली। तो अभी हमारी जो चल रही है वो कौन सी चल रही है, 7 मार्क्स वाली सीरीज चल रही है। 7 मार्क्स वाली सीरीज में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में 2024 कवर करा दिया है और 2023 भी कवर करा दिया। आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, या आज का जो लेक्चर है वो हमारा किस पर बेस्ड है भाई, 2022 वाले पेपर पर बेस्ड है, ठीक है। तो आज हम 2022 कवर करने वाले हैं, ठीक है। 2022 में हम क्या कवर करने वाले हैं, 7 नंबर वाले क्वेश्चन की। 7 नंबर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है या पिछले 4 सालों के जो पेपर है उसका एनालिसिस हमने किया। एनालिसिस के दौरान हमने ये पाया कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हर साल पूछे गए हैं, मतलब, ठीक है ना। एक आध साल अगर हम छोड़ दें बीच में तो 3 साल वो क्वेश्चंस कंटिन्यू आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आगे भी ऐसी हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं या ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं उससे एक तो हम आंसर राइटिंग का अप्रोच सीखे हैं कि हम 3 नंबर में कितना और कैसे लिख कर आ रहे हों, 5 नंबर में हम कितना लिख कर आ रहे हों, 7 नंबर को हमें कैसे डील करनी है। एक तो हमने ये चीज़ सीखी, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या किया, उन क्वेश्चंस को रिपीट किया या कॉन्सेप्ट्स को समझा। अगर आगे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले आप जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं उन क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, ठीक है, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए, ठीक है, उसका रिवीजन करिए, उससे तैयारी करिए, फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कि 22 के अंदर जो 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि पेपर में 7 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जनरली हम देखते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, 35 मार्क्स के या 35 नंबर के क्वेश्चन आपके ये आते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपसे जो पहला क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा गया था वो ये था कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को नियंत्रित करने वाले जो फैक्टर हैं या कारक हैं वो कौन कौन से हैं। अब आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हम पहले की क्लासेस में भी या प्रीवियस ईयर में क्या कर चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा कि निम्न को समझाइए, है ना।
व्हाट इफ टूल क्या होता है और गोल सीक क्या होता है। तो 7 नंबर में ही मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। इसके पहले वाले पेपर में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो आज हम इस पर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, मैं सिंपल आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से, है ना, 3-4 बार, है ना, या प्रीवियस क्लासेस में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप याद करो कि हम इसको कर चुके हैं कि मैक्रो क्या है और मैक्रो क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर में करवाया है, ठीक है, बहुत डिटेल में, है ना। 1 to 1 1 to मैनी मैंने पिछले सेशन में ही आपको कंप्लीट कराया है। ये भी आपसे 7 नंबर में पूछा गया है कि 1 to 1 बताएं, 1 to मैनी बताएं, ये हम कर चुके हैं, है ना। और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर में हम, है ना, जाते हैं तो, है ना, इसके पहले वाले जो क्लासेस हैं उसमें मैंने आपको नेटवर्क मॉडल भी बताया है, हायरार्किकल मॉडल भी बताया है, ठीक है ना, डीबीएमएस के। तो ये जितने क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है, जितने भी 5 क्वेश्चन आपसे 7 नंबर में पूछेगा, ये सारे क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। 25 में हमने इसको कवर किया है, ठीक है, 24 वाले में कवर किया है, और हमने इसको 23 में कवर किया। इन 3 सालों के पेपर आप अच्छे से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट मिल रहे होंगे, ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि डॉक्यूमेंट में इमेज की पोजीशन या स्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर एक बात समझना आप कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक बताएं। क्वेश्चन आप देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, इसमें ही आपको इंट्रोडक्शन देना ना कोई चीज इसमें बताना, ठीक है। आप सीधा क्या करेंगे, है ना, टू द पॉइंट इसका आंसर लिख रहे होंगे, भैया इमेज की स्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक निम्न है, ठीक है, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, आप सीधा लिख रहे होंगे। यहाँ पर इसमें, है ना, क्वेश्चन को आप तोड़ नहीं सकते हैं 2 हिस्सों में, है ना, कि एक हिस्सा हम पहले लिख देते हैं इंट्रोडक्शन में आधे पेज में, उसके बाद हम क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे। तो ऐसा हमें यहाँ पर नहीं करना, ये चीज़ हमें यहाँ से सीखनी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एंकर। ये क्या होता है, तो इमेज को पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर या कैरेक्टर के रूप में क्या किया जाता है, एंकर किया जाता है, जिससे उसकी स्थिति क्या होती है, तय होती है। ये हम पहले इसको डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। फिर आता है टेक्स्ट रैपिंग, है ना, इमेज के चारों ओर टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से, है ना, सेट किया जाएगा, है ना, ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें नो रैप आता है, पैरेलल आता है, ऑप्टिमल आता है और थॉट आता है, ठीक है। ये 4 इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है अलाइनमेंट, जिसको हम हिंदी में संरेखण बोलते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, लेफ्ट अलाइन करना है कि राइट अलाइन करना है कि सेंटर में रखना है ना, मिडिल अलाइनमेंट करना है या सेंटर करना है ना, या ऊपर नीचे उसको सेट करना है ना। फिर आती है स्थिति या पोजीशन। तो इमेज को पेज या पैराग्राफ के अनुसार क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप में सेट किया जा सकता है। फिर आता है साइज, इमेज की ऊंचाई और चौड़ाई बदलकर उस स्थिति को, लेआउट को संतुलित किया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन में आप बताएंगे कि इमेज और टेक्स्ट के बीच की दूरी जो है वो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये निर्धारित यहाँ पर करी जाती है कि कितनी हमें रखनी है। अगर ये आपका पेज है तो इस पेज में इमेज को कहाँ सेट करना है, ठीक है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है, कितनी दूरी यहाँ से हमें लेकर चलना है या मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। आगे आता है अरेंज ऑर्डर क्रम, है ना, जब इमेज हो, ठीक है, तो इसे ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक, है ना, से उसकी स्थिति को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम केवल क्वेश्चन को, है ना, यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में बताई हुई है ना, ठीक है। आज की क्लास का केवल उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन जो है आप देखोगे पिछले 3 सालों में सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पूरे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ मैंने उसको बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है, आज हम केवल डिस्कस कर रहे हैं बस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन व्हाट इफ टूल आपसे पूछा, और फिर पूछा है गोल सीक, ठीक है ना, आपसे पूछा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर लक्ष्य की तलाश, इसको हिंदी में बोला जाता है, या गोल सीक क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का ये क्या है, एक टूल है जिसकी सहायता से किसी फॉर्मूले के चाहे गए परिणाम या टारगेट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट वैल्यू का, है ना, इससे क्या किया जाता है, पता किया जाता है ना, या यूज किया जाता है। इससे हमें परिणाम की वैल्यू तय करते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, परिणाम की वैल्यू तय करते हैं, और कैल्क स्वयं उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए आवश्यक सेल का मान क्या करता है, खोज लेता है। इसे हम कहते हैं गोल सीक, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि यदि कुल राशि, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि यदि कुल राशि 5000 है हमारे पास, ठीक है, और आपने एक फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला है A1 * 10,
है ना। अब इस A1 की जगह हम क्या रखें जिससे हमें ये रिजल्ट मिल जाए, बात समझ में आ रही है आपको, है ना, कि इस A1 की जगह या इस सेल में हम क्या रखें जिससे हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाए, 5000 या 5000 मिल जाए। ठीक है, तो गोल सीक से क्या होगा, A1 की सही वैल्यू क्या होगा, निकाली जाएगी। ठीक है, फिर हमें पूछा गया था व्हाट इफ टूल क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इफ टूल एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से अलग अलग मान या वैल्यूज बदलकर उनके परिणाम या रिजल्ट का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, बिना मूल डेटा बदले। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे यह अगर ऐसा हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं व्हाट इफ। ठीक है, स्थिति का अनुमान लगाने में मदद करता है। इसका उपयोग गोल सीक और सिनेरियोस के माध्यम से भी किया जाता है, और यह वित्तीय गणना, ठीक है, और निर्णय लेने में भी क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैक्रो क्या है। क्या मैक्रो क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब मैक्रो में हम कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ा जा सकता है। पहला भाग आपका बन रहा है कि भाई मैक्रो क्या है, तो आप, है ना, यहाँ पर 2-3 लाइन में क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि मैक्रो जो है वो निर्देशों या कमांडों का एक समूह होता है जिससे बार बार होने वाले कार्यों को ऑटोमेटिकली या स्वचालित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में हम बात करते हैं तो मैक्रो की सहायता से समय भी बचाया जाता है और कार्य को जल्दी व सही तरीके से किया जा सकता है ना, ये मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है, आप बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस में मैक्रो निम्नलिखित कार्यों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं माउस का मूवमेंट, तो केवल माउस को इधर उधर ले जाना रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, डायलॉग बॉक्स में किए गए चयन या सिलेक्शन ये रिकॉर्ड नहीं होते हैं, है ना, जैसे हम फॉन्ट डायलॉग की बात करें, प्रिंट डायलॉग की बात करें, इसके अंदर जो विकल्प होते हैं, ठीक है, ये शामिल इसमें होते हैं। मैनुअल फॉर्मेटिंग के कुछ कार्य रिकॉर्ड नहीं होते हैं, है ना। कीबोर्ड शॉर्टकट के सभी कमांड जो हैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ड्रैग और ड्रॉप क्रियाएं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। बाहरी प्रोग्राम से, है ना, जुड़े हुए कार्यों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता, और रियल टाइम निर्णय आधारित कार्यों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता जहां यूजर बार बार अलग निर्णय लेता है। तो ये सारे आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। पहले इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, वो वहां से इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब आता है निम्न को समझाइए। यहाँ पर 1 to 1 और 1 to many, है ना, ये भी मैंने, है ना, इसके प्रीवियस वाली क्लास में बहुत डिटेल में आपको बताया था 7 मार्क्स के अंदर। ठीक है ना, और यहाँ भी आप देखोगे तो ये 7 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 1 to 1 रिलेशन वह संबंध होता है जिसमें एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एक ही रिकॉर्ड से क्या होता है भाई, कनेक्ट होता है या रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, तो एक व्यक्ति का एक आधार कार्ड हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति का केवल एक आधार कार्ड होता है, और एक आधार कार्ड केवल एक ही व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, दो लोगों से नहीं जुड़ा हो सकता। हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 to 1 होगा। टेबल बना के भी आप इसको डिटेल में बता सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, 1 to many रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्डों से या बहुत सारे रिकॉर्डों से क्या हो सकता है, जुड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल हम क्या बता रहे होंगे कि जैसे एक शिक्षक है, ठीक है ना, कई विद्यार्थियों से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, एक शिक्षक कई विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है, लेकिन एक विद्यार्थी सामान्यतः एक ही शिक्षक से क्या हो सकता है, जुड़ा हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो आपसे 5th नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नेटवर्क डेटा मॉडल और हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या है। डेटा मॉडल मैंने आपको ये भी प्रीवियस क्लास में सारे पढ़ाए हुए हैं डिटेल में, है ना। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है। नेटवर्क डेटा मॉडल वह मॉडल होता है जिसमें किसी डेटा को नेटवर्क के रूप में या जाल के रूप में संगठित किया जाता है। इसमें एक रिकॉर्ड जो है एक से अधिक पेरेंट और एक से अधिक चाइल्ड रिकॉर्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये मैंने आपको बताया था, ट्री भी बताया था। ठीक है, इसमें हम विशेषताएं देख लेते हैं क्या होती हैं। तो इसमें मैनी टू मैनी का रिलेशन संभव होता है, मतलब बहुत सारे, है ना, आप देखोगे तो पेरेंट्स होंगे और बहुत सारे क्या होंगे, चाइल्ड होंगे, तो सारे क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, इसमें डेटा को ग्राफ जैसी संरचना में दर्शाया जाता है। यह जटिल डेटा संबंधों को अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड्स लिंक के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल हम समझेंगे तो जैसे कर्मचारी मान लो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो एक कर्मचारी कई प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट पर कई कर्मचारी हो सकते हैं। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल, है ना। तो ये क्या होता है, मैंने बताया था कि ट्री के जैसी संरचना बनाता है, ठीक है ना। इस तरीके की इसमें क्या बनती है, संरचना बनाई जाती है, ठीक है। पहले हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल वह मॉडल होता है जिसमें एक पेड़, जो डेटा है, पेड़ या ट्री के रूप में एक संरचना व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें एक पेरेंट जो है वो कई चाइल्ड के साथ क्या हो सकता है, जुड़ा हो सकता है, लेकिन चाइल्ड जो है, लेकिन एक चाइल्ड का केवल क्या होगा, एक ही पेरेंट होगा, ठीक है ना। विशेषता इसकी होगी कि भैया वन टू मैनी रिलेशनशिप इसमें देखा जा सकता है, ठीक है। डेटा टॉप डाउन संरचना में होता है, इसे समझना और लागू करना क्या होता है, सरल होता है, या छोटे और स्थिर डेटाबेस के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है या उपयुक्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में कुछ कक्षाएं हैं और उस कक्षा में कुछ क्या है, विद्यार्थी, ठीक है। और स्कूल एक ही है ना। और एक विद्यार्थी जो है वो एक ही कक्षा में होगा, है ना। इस तरीके से आप देखोगे तो ये अप्रोच यहाँ पर काम कर रहा होगा, है ना। हम देखेंगे तो स्कूल क्या होगा, एक होगा, पर एक स्कूल में 4 कक्षाएं हो सकती हैं, है ना। और एक कक्षा में 10 या उससे ज़्यादा विद्यार्थी हो सकते हैं, पर सारे विद्यार्थी इसी स्कूल में हैं, और ये 10 विद्यार्थी इसी कक्षा में हैं, दूसरे में नहीं है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक स्कूल में कई कक्षाएं होती हैं और हर कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं, जो मैंने बताया, ठीक है। तो उम्मीद है आज की हमारी क्लास का केवल एक ही मोटिव था कि हम क्वेश्चंस देख लें, कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे हम प्रीवियस, है ना, 2025 में हम बात करें या 24 की बात करें या 23 की बात करें, तो इन 3 सालों के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा है, ठीक है। चाहे वो हमें 5 नंबर में मिले हों या 7 नंबर में मिले हों, सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज की क्लास में आपको बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताई हुई हैं। तो उम्मीद है आपको जो भी मैंने बताया है वो ठीक तरीके से समझ में आया होगा। आगे आने वाली क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, ठीक है, हम देखते हैं तो हमारे 2024 के, 23 के और 22 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं, तो हमारी ऐसी कोशिश रहेगी कि हम इनको और साथ में कवर कर लें, ठीक है। इसके बाद कुछ क्लासेस आपको 1 से 2 क्लासेस और मिल रही होंगी, जिसमें मैंने आपको बताया था, ये बोला था कि हम बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी के ऊपर एक लेक्चर लेके आ रहे होंगे। जैसे आपको एक वीडियो क्लास मिली है जिसमें हमने OMR सीट के बारे में बात करी थी काफ़ी डिटेल में। ऐसे ही हम क्या कर रहे होंगे, बोर्ड परीक्षा की जो आंसर कॉपी होती है, उत्तर पुस्तिका होती है, उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर रहे होंगे कि हमें इसमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है और किस तरीके से इसको पेपर में हमें क्या करना है, इसमें आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से अप्रोच हम लेकर चल रहे होंगे और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो इसके ऊपर आपको एक क्लास मिल रही होगी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है।